हम एकलव्य स्कूल के लिए कंप्लीट पेडागोजी कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और हमने जो है कंप्लीट जो टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका वो कवर कर रखा है। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो हमारा एनईपी का पोर्शन बचा हुआ है हम वो देख रहे हैं। ठीक है, एनईपी क्यों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस चीज़ को मैंने जो है लॉजिकल डोज, आप यूट्यूब चैनल जब सर्च करेंगे लॉजिकल डोज DOSE डोज, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप बहुत सी स्ट्रेटजी वहाँ पे देख सकते हो। और भी साथ साथ यदि आपको ना कंप्लीट पेडागोजी टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग EMRS के यदि आपको डाउनलोड करना है तो वहाँ पे भी मैंने PDF अपलोड कर दी है, एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे लिखा है वीडियो के थंबनेल में, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। मैंने इंग्लिश वोकैब जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है बहुत वास्ट है वोकैब का पोर्शन, लेकिन कितनी याद करोगे, 1 वर्ड एक आना है, 2 आना है मात्र आपके। इडियम एंड फ्रेजेस कभी कभी एक आ जाता है, कभी आता नहीं है। सिनोनिम आपके कभी कभी 2 आ जाते हैं। तो करना क्या है आपको इसके लिए, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हर टीचिंग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, 14 बार रिपीट हुए हैं, ऐसे वर्डों को मैंने कंबाइन करके एक PDF में अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से जाके उससे डाउनलोड कर सकते हो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आपको बस टाइप करना है लॉजिकल डोज, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना लॉजिकल डोज चैनल को, जिससे आपको ऐसी ही स्टडी वाली वीडियो और मैं GS की से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, आपको जितने भी सब्जेक्ट आपके बनते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, GK से रिलेटेड और आपके करंट अफेयर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट PDF उस चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो PDF की आपकी जो भी प्रॉब्लम थी वो एंड हो गई। अब हम देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब है क्या ये NEP 2020? अभी तक का क्या था, अभी तक एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, और अभी हम ना NEP डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक रोड मैप बन जाए आपका उस तरीके से कि एक स्टोरी तैयार हो जाए जिससे आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को, और जो कि मैंने वहाँ पे लॉजिकल डोज चैनल में आपको बता रखा है कि NEP क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जितना भी टॉपिक आपके सिलेबस में है ना, जैसे करिकुलम है आपका, तो करिकुलम मैंने वहाँ पे भी पढ़ा रखा है, और जब आप यहाँ पे पढ़ोगे तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो मैं अर्थ बता दूंगा, लेकिन यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसी चैनल पे थ्योरी आपको मिल जाएगी। हमने मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, किसके, मैथ्स के, रीजनिंग के, आपके हर इंग्लिश के हर टॉपिक के मॉक टेस्ट भी यहाँ पे सॉल्व किए जा रहे हैं। मतलब आपकी EMRS की तैयारी कंप्लीट यहाँ से हो जाएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं NEP क्यों पढ़ रहे हैं हम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो देखिए पिछले जो सेशन है हमारा, मतलब पिछली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी हमारी, तो वहाँ पे इम्प्रूव किया गया है और नई शिक्षा नीति लाई गई है। अब जैसे आप देखते हो ना मोबाइल फ़ोन आप देखते हो कि हर 1 महीने 2 महीने में आजकल नए नए मोबाइल आ रहे हैं, तो क्या होता है उनमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाता है और उसी कंपनी का नया मोबाइल लॉन्च कर दिया जाता है। जैसे मैं MI की बात करूं, पहले 4 आया, 5 आया, फिर 10 आ गया, 11 आ गया। अब तो नाम क्यों बदल रहे हैं इनके, इम्प्रूवमेंट आता जा रहा है। वैसे ही 2020 मतलब नई शिक्षा नीति है, ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है। तो इसमें पिछली जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारी थी, उसमें जो इम्प्रूवमेंट करके बच्चों के लिए कि उसमें बिजनेस की एक्टिविटीज़ जोड़ना है, मतलब बिजनेस का सिलेबस जोड़ना है, और इसमें मतलब रुचि के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। जैसे पहले क्या होता था, सब्जेक्ट डिसाइड कर दिए गए हैं, जैसे आर्ट का बच्चा मैथ्स नहीं ले सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं। यदि वो चाहता है कि मैं फिजिक्स और मैथ्स लेना चाहता हूँ लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ के मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, तो अब उससे ये इस बात की जो है फ्रीडम रहेगी कि वो कोई भी सब्जेक्ट उसकी रुचि के अकॉर्डिंग ले सकता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और करिकुलर एक्टिविटी जो है हमारी, तो उन सभी को भी इसमें जो है बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। तो NEP में ये किया गया है। अब हम देखते हैं डिटेल में, अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम डिटेल में हर चीज़ों को पढ़ेंगे जिससे आपकी एक स्टोरी तैयार हो जाएगी। अब हम देखते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है ना, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले जो मैंने, आप सर्च करना या फिर आप एक काम करना, पेडागोजी की प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो सबसे पहली वीडियो आपको मैंने बाल विकास से संबंधित पढ़ाई या बाल्यावस्था क्या होती है, पहले हम इससे समझ लेते हैं बाल्यावस्था क्या होती है। तो बाल्यावस्था में बताऊं, जो बच्चा गर्भकाल से लेके, आपको पता है विकास का चरण जो है गर्भकाल से लेके कहाँ तक चलता है,
जीवन पर्यंत तक चलता है। तो हमने चरणों को बांट दिया है कि शेषावस्था, ठीक है, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था और उसके बाद वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था को जो मैंने बांटा था, आपने वहाँ पे देखा होगा कि 0 से जो है 6 वर्ष के बच्चों को हमने क्या कह दिया था, बाल्यावस्था में बोल दिया था, ठीक है। तो आप वहाँ पे पढ़ोगे ना तो और अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। तो बाल्यावस्था मतलब आप समझ गए होगे, बाल्यावस्था मतलब क्या होता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, अब जैसे इंग्लिश में पढ़ना है ना, तो इंग्लिश की भी एनईपी मैंने उस चैनल पे जो है अपलोड कर दी है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में आप रिलेट कर सकते हो। तो इसे एक और नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, उसे हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, सीखने की नींव जिसे हम कहते हैं। अब नींव मतलब क्या हो गया, मान के चलिए आप कोई मकान बना रहे हो, तो उसका मकान आपका कितना ऊंचा बन रहा है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस मकान की नींव के ऊपर डिपेंड करता है। कि जितनी उसकी मजबूत नींव होगी उतनी ही उसमें बिल्डिंगें या हम कह सकते हैं फ्लोर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपकी नींव के ऊपर। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि जो बच्चों की नींव है ना, वो प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही बननी स्टार्ट हो जानी चाहिए और बेहतर तरीके से बने, जिससे उसे बाद में सीखने में दिक्कत ना जाए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे स्कूल होते हैं, या आपने खुद पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा आपने कहीं पे, तो आपने देखा होगा बच्चे 10वीं में आ जाते हैं पर उनसे हिंदी अच्छे से पढ़ते नहीं आती है। तो ये कैसा हुआ, जबकि हिंदी वो बोल भी रहे हैं, हिंदी की मातृभाषा भी है उनकी। तो क्या होता है, उनकी नींव सही नहीं है, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो इस बात की बस सिंपल सा ये रीज़न है कि उनकी जो नींव है सीखने की वो मजबूत नहीं हुई है। तो हमें जो नई एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, स्कूल शिक्षा की बात हम करें तो वहाँ पे इस पे जोर दिया गया है कि सबसे पहले बच्चों को जो है नींव तैयार की जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए आंगनबाड़ियों का निर्माण किया गया कि हर मोहल्ले में एक आंगनबाड़ी कम से कम हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आंगनबाड़ियों का निर्माण किया जाए और आपकी जो है, जो बच्चे प्रारंभिक बाल्यावस्था में नहीं पढ़ रहे हैं या परिवार वाले उन्हें नहीं पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें प्रेरित किया जाए कि वो बच्चे पढ़ें जाके, ठीक है। ऐसी जो है आवास योजनाएं निकाली जाएं जिसमें बच्चे वहीं रहें और वहीं से सीखें, इंक्लूसिव एजुकेशन को रखा जाए। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल और शिक्षा तभी संभव होगी, इससे रिलेटेड जो है आवास का निर्माण किया जाए। इसमें आप ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ में आ जाएगा, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना और तो आपको समझ में आ गया होगा, आपकी एक स्टोरी तैयार हो गई होगी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल और शिक्षा जो है, मतलब जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें केयर भी करना है बच्चों की और उन्हें शिक्षा भी प्रदान करना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि केयर नहीं हो पाती उनकी, तो वो जो है उनको मान के चलिए टीका नहीं लगे जो लगना था उनको, तो उस चीज़ की बीमारी उनको लग जाती है, तो ये ना लगे। कुपोषण के शिकार बच्चे हो जाते हैं तो वो भी ना हो। तो इस चीज़ को जो है इसके अंतर्गत डाला जाता है। तो हमारी जो स्कूल शिक्षा में फर्स्ट पॉइंट को ही रखा गया है कि प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है बच्चों की, उसको देखभाल और शिक्षा के साथ पूरा किया जाए, शिक्षा दी जाए बच्चों को। और सीखने की नींव, सबसे ज़्यादा जोर किस में दिया जाए, सीखने की जो नींव है उसको मजबूत किया जाए। क्योंकि यदि नींव मजबूत हो जाएगी तो वो जितना सीखना चाहें, जितनी बड़ी पढ़ाई करना चाहें, उनको कभी भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्या है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक तत्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त, ठीक है। तो देखिए, जो बुनियादी साक्षरता है और संख्या ज्ञान है, तो इस चीज़ का जो है बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड से ही प्रदान कर देना चाहिए उनको। मतलब उन्हें जो है संख्या का ज्ञान जब वो अर्ली चाइल्डहुड में हों, आंगनवाड़ी में हों, तो उन्हें सब चीज़ नंबर्स पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें 10 तक आते हैं, किसी को 20 तक आते हैं, तो एक रिलेट करके वो, या तो आप उससे नोट के माध्यम से समझाओ कि ये 20 रुपए की नोट हो गई, ये 100 रुपए की नोट हो गई, ठीक है। इससे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, या आप कॉइन से समझा सकते हो उनको। तो हर तरीके से उनको क्या करना है, हमें साक्षर करना है।
ठीक है। और उन्हें इसमें जोर दिया गया है कि संख्या का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये देखा जाता है कि यदि कोई बच्चा मैथमेटिक्स यदि उसकी अच्छी है तो वो अदर सब्जेक्ट में भी, और उसका जो लॉजिक अच्छा हो जाता है, यदि वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है, तो वो बच्चा लॉजिकल तरीके से चीज़ों को सीखता है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। तो सबसे पहले ड्रॉप आउट क्या होता है? ड्रॉप आउट आपने सुना होगा, ठीक है, और अच्छे से मैं बता देता हूँ। मान के चलिए आप 12th में हो और 12th में आपको जेई की तैयारी करना है, ठीक है। तो जेई की तैयारी करने के लिए आपने क्या किया, आप कहाँ गए, आप मान के चलिए कोटा चले गए तैयारी करने के लिए, ठीक है। उस टाइम में आपने सिर्फ कोचिंग किया, तो उसको माना जाता है ड्रॉप आउट, ठीक है। तो होता क्या है, बच्चे कैसे ड्रॉप आउट करते हैं? मान के चलिए अभी जो कंडीशन है अभी की मैं बता दूं, तो पहली से जो है 8वीं तक सभी बच्चे बहुत, मतलब यदि हम 100% में बांटें बच्चों को, तो 80-90% बच्चे जो है 8 तक पढ़ते हैं। लेकिन यही संख्या 10 तक घट के 65 हो जाती है और 12 तक घट के ये 45 हो जाती है। मतलब ये कंडीशन है बच्चों की। तो ड्रॉप आउट क्यों करते हैं बच्चे? इसकी संख्या को कम किया जाए, ठीक है। यदि वो मान के चलिए फेल हो गए हैं, ठीक है, तो उन्हें प्रेरित किया जाए कि नहीं, आप भी कर सकते हो, आप भी पास हो सकते हो यदि आप मेहनत करोगे। यदि उनकी कोई कमजोरी है उस पर वर्क किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम करके बच्चों को ड्रॉप आउट की संख्या हम कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चे के घर में कोई काम आ गया जिसके कारण उसने ड्रॉप कर दिया, तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, हमें देखना है, अपने समाज से बात करनी है, उनके परिवार से बात करनी है और उन्हें शिक्षा प्रदान करनी है कि वो ड्रॉप आउट ना करें। अब जैसे कोई बच्चे होते हैं जिनके घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, सही नहीं होती, तो वो अर्ली चाइल्डहुड में ही, या फिर हम कह सकते हैं 18 साल के नीचे ही बच्चे वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, 14 साल के नीचे ही काम करना चालू कर देते हैं। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है, ये भी नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बच्चों को उनका निवारण निकालना चाहिए। अब जैसे बच्चे की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो पढ़ाई नहीं कर सकता है या उसके पास समय की कोई दिक्कत है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे उसे पैसे भी नहीं लगेंगे, स्कॉलरशिप भी मिलेगी, ठीक है। ऐसे बहुत सी आवासीय योजनाएं हैं जो सरकार निकाल रही है, आप वहाँ उनको एडमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ड्रॉप आउट बच्चों को हम कम कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं कि क्या समस्या है, उन्हें क्यों ड्रॉप आउट कर रहे हैं वो। तो ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे। अब सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। अब जैसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे स्कूल क्या बिजली तक नहीं है, ठीक है, तो वहाँ के बच्चे अब कैसे साक्षर हों? तो उन्हें उन तक भी शिक्षा पहुँचानी है ना हमें। अब उन तक शिक्षा पहुँचानी है तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे यदि संभव हो सके तो कम से कम एक प्राथमिक स्कूल ही खोल दिया जाए, है ना। तो ये तो किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात है कि ऐसे क्षेत्रों को पहले देखा जाए, सर्च किया जाए ऐसे क्षेत्रों को, फिर सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए और वहाँ भी स्कूल का निर्माण किया जाए, है ना। तो जो है शिक्षा की पहुंच सार्वभौमिक होनी चाहिए, सभी जगह ये पहुंच पाए। तो ये चीज़ है। अब कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जहाँ पे मान के चलिए स्कूल तो हैं पर वहाँ पे टीचर्स की कमी है जिसके कारण बच्चे जा नहीं पा रहे हैं। तो इसका भी निवारण किया जाए। वहाँ पे टीचर्स जो है आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, गेस्ट बेस पे, मतलब खाली नहीं रहनी चाहिए टीचर्स की जो वैकेंसी है वहाँ पे, जिससे बच्चे प्रेरित हों वहाँ पे जाने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ गए बच्चे, वहाँ पे एक टीचर है तो वो कौन सी क्लास संभालेगा। तो इस तरीके से वहाँ का निवारण किया जा सकता है। मतलब शिक्षा जो है हमारी सार्वभौमिक को सभी तक शिक्षा पहुँच पाए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। तो जो स्कूल में पाठ्यक्रम है, अब पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम मैंने आपको बताया था। करिकुलम क्या होता है? रेस कोर्स के नाम से जाते हैं, दौड़ का मैदान जिसे हम कहते हैं। कि मान के चलिए जो आप शिक्षा, आपका जो पाठ्यक्रम है ना, वो एक दौड़ का मैदान है, ठीक है। और यहाँ पे कोई बच्चा है। अब बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ उसको दौड़ लगाना है और उसका कोई उद्देश्य है कि उसको यहाँ पहुँच जाएगा तो उसकी दौड़ समाप्त हो जाएगी। उसको ऐसा राउंड लगाना है तो वो राउंड लगाएगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो उसकी जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। तो पाठ्यक्रम का भी यही मतलब होता है कि वो
अब जैसे मान के चलिए कोई दौड़ का मैदान है, यहाँ पे कोई हर्डल आ गई, अब वो क्या किया, यहाँ पे हर्डल जाके वो उसे जंप करना था पर वो जंप नहीं किया, तो यहाँ से वो क्या हुआ, गिर जाएगा। तो अब उसे आगे पता चल जाएगा जब भी ऐसी हर्डल्स आती है तो वो जंप करेगा। तो ये होता है अनुभव के द्वारा सीखना। तो पाठ्यक्रम में भी यही चीज़ें बताई जाती है। जो मैंने पाठ्यक्रम करिकुलम जो पढ़ा है ना, वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है, आप वहाँ से जाके डिटेल में देख सकते हो। तो एक बार और यदि मैं अच्छे तरीके से बताऊँ तो पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम सिर्फ ये नहीं है कि उसको उसके अंदर किताबी ज्ञान को ही डालना, बल्कि हर करिकुलर एक्टिविटी उसके अंतर्गत आती है। जैसे मान के चलिए कोई टूर में ले जा रहे हो आप, कोई प्रायोगिक टूर हो गया, वहाँ ले जा रहे हो, तो वो भी आपके करिकुलम एक्टिविटी में शामिल होना चाहिए, आपके करिकुलम में वो शामिल होना चाहिए। एक पाठ्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए कि जब पाठ्यक्रम एंड होता है आपका, तो उसके अंदर क्या चीज़ें इम्प्रूव हों, क्या उसके अंदर चीज़ें आएँ। तो पाठ्यक्रम में आप ये चीज़ें देखते हो। स्कूल में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र जो है अधिगम, समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। तो जो आपका पाठ्यक्रम है और जो शिक्षण शास्त्र है, पेडागोजी से जिसे हम कहते हैं, मतलब जो टीचर शिक्षण कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, वो अधिगम समग्र होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इंटीग्रेटेड जिसे हम कहते हैं, मतलब ऐसा हो एकीकृत। मैंने आपको पढ़ाया था कब, जब मैंने टाइप्स बता रहा था पाठ्यक्रम के। तो एकीकृत क्या होता है, जिसमें हम एक ही सब्जेक्ट में बहुत से सब्जेक्ट ऐड करके उन्हें पढ़ाते हैं, सब चीज़ की जानकारी देते हैं। जैसे आपका साइंस हो गया, साइंस सब्जेक्ट में आपकी जो है फिजिक्स भी आ जाती है, केमिस्ट्री भी आ जाती है, मतलब एक ही सब्जेक्ट में बहुत से सब्जेक्टों का ज्ञान देना। तो एकीकृत होना चाहिए, आनंददायी होना चाहिए। अब आनंददायी कब बनेगा, वो जब उससे प्रीवियस नॉलेज होगा और वो नॉलेज जो है उससे रिलेटेड होगा, तो वो उस चीज़ को आनंद लेगा उसको सीखने में। और ऐसा नहीं कि वो बोर हो जाए, मतलब आपने पाठ्यक्रम बनाया और फर्स्ट में ही कोई ऐसी चीज़ रख दी जो उसके लिए समझने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो क्या आनंद से पढ़ पाएगा उस चीज़ को, नहीं पढ़ पाएगा। उसकी आयु से रिलेटेड, उसकी मानसिक योग्यता से रिलेटेड वो है जो पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बच्चा 6th क्लास में है और आपने 10th क्लास के हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्माण कर दिया, उस लेवल का बना दिया आपने, तो क्या बच्चा आनंद से पढ़ पाएगा, क्योंकि उसे कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है जब भी आप पाठ्यक्रम बनाओ। अब रुचिकर होना चाहिए, रुचिकर मतलब प्रयोगों के द्वारा, आपकी अप्रोच के द्वारा, ठीक है, टीचिंग एड्स का यूज़ करके आप रुचिकर बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें पाठ्यक्रम में ऐड होनी चाहिए। ये हमारी नई शिक्षा नीति का 4 पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं शिक्षक। अब शिक्षक की बात करें तो शिक्षक जो है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, हर 1 साल में, हर 6 महीने में ट्रेनिंग हो, जिससे कि वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सके। जो नई अप्रोचेस डेवलप हो रही हैं उसका भी ज्ञान उसमें हो सके। कि जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, समावेशी शिक्षा की बात करें, तो वहाँ पे हर टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन के नया वर्ड लग रहा होगा, तो मैंने इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर रखा है जब मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया था, तो आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हो। तो इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब होता है कि हर प्रकार के बच्चे, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों, किसी प्रकार से डिसेबल हों, तो हर प्रकार के बच्चों को एक ही छत के नीचे, एक ही स्कूल में शिक्षा प्रदान करना, यही इंक्लूसिव एजुकेशन में आता है। तो इस चीज़ की भी शिक्षक को पता रहे कि यदि कोई बच्चा किसी रूप से विकलांग है या मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो उसको भी किस तरीके से वो समझा पाए, जिससे वो समझ पाए। तो हर चीज़ें उस शिक्षक के अंदर गुण होना चाहिए, ये शिक्षक में डेवलप करवाना। और उनकी जो भर्ती है उसको कैसे करवाना, कि उसको इंटरव्यू लेके करना, ठीक है, हर चीज़ उसमें ऐड होता है। तो जब आप शिक्षक के अंतर्गत चीज़ें पढ़ोगे तो हर चीज़ की उनको प्लानिंग कैसे करनी चाहिए लेसन प्लान बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात कि शिक्षक की जो है, यदि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं तो शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, लिखित लेना चाहिए, साक्षात्कार होना चाहिए, उनका इंटरव्यू होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप 5th जो पॉइंट है हमारा NEP का, उसके अंतर्गत पढ़ते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम। समावेशी शिक्षा जो कि मैंने अभी आपको बताया, समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा का मतलब सभी प्रकार के बच्चों को एक छत के नीचे शिक्षा के अवसर प्रदान करना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी रूप से विकलांग हो या सामान्य बच्चा हो, सभी को एक साथ शिक्षा प्रदान करना एक ही स्कूल में। तो ये होती है समावेशी शिक्षा।
तो सभी के लिए अधिगम हो, क्योंकि समानता का अधिकार तभी हमारा सही हो पाएगा जब हम सभी को समान लेके चलें। अब ऐसा नहीं कि आपने जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी अलग स्कूल में बिठा दिया या अलग क्लास बना दी उनकी, ठीक है, या अलग रो में बिठा दिया, तो ये नहीं करना है। सभी को हमें इक्वली लेके चलना है, ठीक है। और अप्रोच भी ऐसी नहीं रखनी है हमें पढ़ाने की कि सिर्फ जो सामान्य बच्चा है उसे समझ में आ जाए, ऐसा नहीं करना है हमें हर प्रकार के बच्चों को लेके चलना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस। स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर, इसका मतलब क्या होता है तो हम ये समझेंगे। तो सबसे पहली बात है स्कूल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है। तो इससे सबसे पहले इसकी समस्या बता दूं, फिर मैं इसके बारे में समझाऊंगा। तो क्या होता है कि अभी की कंडीशन में बात करूं मैं, तो ऐसे बहुत से स्कूल हैं हमारे, बहुत से स्कूल हैं जहाँ पे जो है मात्र 6 से 7 बच्चे पढ़ रहे हैं। प्राथमिक स्कूल की बात करें, ठीक है, ऐसी बहुत सी जगह है। आपके आसपास में भी कोई क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे हो ऐसी कंडीशन। उच्चतर माध्यमिक की बात करें तो वहाँ पे 15 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस कारण से क्या हुआ कि वहाँ पे शिक्षकों का नियोजन भी नहीं हो सका। मतलब एक ही शिक्षक, अब कम बच्चे हैं तो केवल एक शिक्षक को रख दिया, लेकिन क्लास कितनी है। यदि प्राथमिक की बात करें हम तो 5वीं तक की क्लास रहेगी, पहली से लेके। अब एक ही शिक्षक 5वीं क्लास तक पढ़ाएगा तो उसको कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी पढ़ाने पड़ेंगे जिन्हें वो उसका ज्ञान ही नहीं रखता। जैसे मान के चलिए इंग्लिश नहीं पढ़ा होगा पर वो भी पढ़ाएगा वो। और यदि हम बात करें उसे संगीत का ज्ञान ना हो पर उसे वो भी पढ़ाना पड़ेगा, उसे कला का ज्ञान ना हो उसे वो भी पढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हुआ है कि हम क्यों ना एक स्कूल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लें, कि बहुत से स्कूल को हम समायोजित कर लें, ठीक है। तो या फिर हम एक क्लस्टर का निर्माण, समूह जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत से स्कूल हैं उनको हम समूह का निर्माण कर लें कि जो यहाँ का टीचर है वो यहाँ पे चल जाएगा और ये टीचर जो है यहाँ चल जाएगा। तो इस प्रकार के समेकन की व्यवस्था की जा रही है। मान के चलिए कि वहाँ पे कोई यदि हाई स्कूल होगा तो और कुछ दूरी में यदि मान के चलिए प्राथमिक स्कूल है, ज़्यादा दूरी नहीं है 2-3 किलोमीटर की, तो ये स्कूल उठ के या वहीं बिल्डिंग इसको बना दी जाए और एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दिया जाए 2-3 स्कूल को बना के। इससे क्या होगा, आप ये व्यवस्था निजी और गवर्नमेंट स्कूल को भी समूह बना के कर सकते हो। इससे दोनों के संबंध भी सुधरेंगे और उनमें बच्चों में कभी भी ये नहीं आएगा कि सरकारी स्कूल में अच्छी तैयारी होती है या प्राइवेट स्कूल में अच्छी तैयारी होती है। और गवर्नेंस की बात करें तो प्रभावी गवर्नेंस भी होगा इसमें। मतलब एक समूह यदि हम बनाएंगे तो जो है समूह के साथ गवर्नेंस भी अच्छा होगा। उनको हम जैसे स्वशासी आपने सुना होगा कि वो खुद शासन करते हैं, तो वहाँ पे ऐसी व्यवस्था भी लागू हो जाएगी कि वो अपने आधार पे जो भी उन्हें प्रायोगिक चीज़ें बनानी है उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे कुछ स्कूल होंगे जहाँ पे मान के चलिए प्रयोगशाला ही ना हो, तो जब हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, तो वहाँ पे अदर जगह में तो प्रयोगशाला होगी ना, तो ये बच्चे वहीं जाके प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर के माध्यम से जो है क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस हो पाता है। कुशल संसाधन का मतलब जो मैंने अभी बताया, मान के चलिए किसी में लाइब्रेरी नहीं है, किसी में प्रयोगशाला नहीं है, किसी में मान के चलिए कला का टीचर नहीं है, नृत्य जैसे हम कह सकते हैं, या फिर सिंगिंग वाला जो टीचर होता है तो वो नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, संगीत की क्लास नहीं हो पा रही है वहाँ पे। तो जब हम क्लस्टर या कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वहाँ के बच्चे जो है, जो अदर स्कूल के टीचर होंगे, जो कॉम्प्लेक्स में हमारे शामिल होगा, जो समूह में शामिल होगा, तो वहाँ के टीचर इनको भी आके जो है पढ़ा सकेंगे, या ये बच्चे ही उठ के उनकी क्लास में बैठ सकेंगे यदि इन्हें जो भी सीखना है। तो इससे क्या होगा, बच्चे डाइवर्सिफाइड तरीके से सीख पाएंगे, है ना, उनकी रुचि के अनुसार सीख पाएंगे। मान के चलिए किसी को नृत्य में रुचि है, किसी को संगीत में रुचि है, किसी को पेंटिंग में रुचि है, तो वो अपने अकॉर्डिंग क्लास में जाके चीज़ों को सीख सकता है। और ये स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर के माध्यम से होता है। और प्रभावी गवर्नेंस जो कि मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन, ठीक है। अब यदि हम बात करें प्रत्यायन की बात करते हैं हम, तो सबसे पहली बात स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मानक निर्धारण क्या होते हैं, तो जो स्कूली शिक्षा है ना,
हमेशा शिक्षा में इम्प्रूवमेंट होते रहना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा है हमारी, तो बालक के हिसाब से हम अप्रोच को बदल सकते हैं, हमारे पाठ्यक्रम को बदल सकते हैं और ज़्यादा रुचिकर बना सकते हैं, क्योंकि हर बार अनुभवों से आदमी सीखता है और हर बार चीज़ें जो है इम्प्रूव होते जाती हैं। तो उसको हमारी शिक्षा में शामिल करना और इनके एक मानक जो निर्धारण है उनको तैयार कर लेना कि इस टाइम में जो है हमारी एक्सरसाइज वाली क्लास होगी, इस टाइम में संगीत की क्लास होगी, तो ये मानक निर्धारण शामिल हो जाएं कि उनका जो है मूल्यांकन किस तरीके से होगा। तो स्कूली शिक्षा में ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब उच्चतर शिक्षा जो हायर एजुकेशन हो गया हमारा, इसकी बात करें हम तो देखते हैं हम गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय। तो गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से आप समझ गए होंगे भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुख दृष्टिकोण। क्योंकि मैं बताऊं आपको, युवा ही यहाँ पे जाते हैं और यदि युवा एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, महाविद्यालय में पढ़ेंगे, जहाँ पर हर चीज़ें वहाँ पे होगी। मतलब यदि हम जिम की बात करें, आजकल हर महाविद्यालय में ये सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, ठीक है, जिससे प्रेरित होते हैं बच्चे की। उन्हें यदि पढ़ाई में उतना मन नहीं लग रहा है तो वो इस हिसाब से तो कॉलेज डेली जाएंगे, ठीक है। या फिर खेल के लिए कोई ऑडिटोरियम हो, है ना, तो या फिर खेल का मैदान हो वहाँ पे, तो हर चीज़ें वहाँ पे शामिल हो, लाइब्रेरी हो, अच्छा वाईफाई हो, इंटरनेट कनेक्शन हो, वहाँ पे कंप्यूटर की व्यवस्था हो, प्रयोगशालाएं हों, जिससे बच्चे उसमें रुचि लें। तो गुणवत्तापूर्ण महाविद्यालय का मतलब उसमें हर चीज़ हो, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय उसमें हर चीज़ हो जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए प्रभावी हो। तो भारतीय उच्चतर शिक्षा जो है व्यवस्था हेतु एक नया भविष्योन्मुख दृष्टिकोण कि उनमें जो व्यावसायिक चीज़ें हैं वो शामिल की जाए। जैसे कि अभी की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, हमारी अभी की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि हमें सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाता है। मान के चलिए यदि वो पढ़ लेता है और यदि रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं तो कम से कम वो खुद का व्यवसाय कर सके। ये चीज़ें उसके अंदर जो है हमारे पाठ्यक्रम के अंदर शामिल होनी चाहिए, जो कि भविष्य को देखते हुए हो, भविष्य के दृष्टिकोण से उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अब संस्थागत पुनर्गठन और समेकन की बात करें, समेकन मतलब वहीं जो मैंने आपको पहले बताया कि बहुत से स्कूलों का एक विश्वविद्यालय बना दिया गया। मतलब आप देखते हो ना, जैसे कोई भी एक विश्वविद्यालय होता है और बहुत से महाविद्यालय उसमें ऐड हो जाते हैं जाके, तो ये होता है समेकन। समेकन मतलब आप समझ गए होंगे इस तरीके से। संस्थागत पुनर्गठन मतलब पुनर्गठन आपने देखा होगा कि बहुत से कॉलेज जहाँ पे आवश्यकता होती है वहाँ पे खुलते हैं। जैसे कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे महाविद्यालय नहीं है लेकिन कुछ सालों के बाद वहाँ पे खुल जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं पुनर्गठन और समेकन में। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर, मतलब उससे हर विषय का नॉलेज हो, बहुविषय तरीके से वो सीखे। अब जैसे कि ऑनर्स की डिग्री की बात करें तो वहाँ पे वो सिर्फ यदि मैथमेटिक्स से करता है, ठीक है, तो वो उसी के लिए वो पढ़ेगा क्योंकि उसकी रुचि है उस चीज़ में। तो यदि हम समग्र तरीके से बहुविषयक मतलब कि हर एस्पेक्ट्स में, ऐसा नहीं कि किताबी ज्ञान, हर एस्पेक्ट्स में उसको जो है विषय प्रदान करें, जैसे कि कला से अकॉर्डिंग या फिर जो है खेलकूद से अकॉर्डिंग, जिससे यदि वो खेलकूद में अपना करियर बनाना चाहे तो उसमें बना सके। तो ये समग्र तरीके से हर चीज़ इसमें शामिल होनी चाहिए। और हमारी शिक्षा में सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण और छात्रों को सहयोग। अब सीखने के लिए जो है अनुकूलतम वातावरण, अब ऐसा ना हो कि शहर के बीचों बीच है जहाँ पे बस स्टैंड है, ठीक है, बहुत से मतलब वहाँ पे बहुत सी ऐसी नॉइस होता है, ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण है वहाँ पे, तो क्या बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो वातावरण, सीखने के लिए वातावरण भी कैसा होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, जिससे बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम ना हो। यदि मान के चलिए कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पे भी दिक्कत होगी, उन्हें सुनाई नहीं देगा, कक्षा में नॉइस होगा तो वो समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। तो ये चीज़ें हैं जो कि सुधरनी चाहिए। यदि वातावरण अनुकूल बनाना है तो कम से कम शहर के बीचों बीच नहीं रख के उसे किसी एक जहाँ पे ऐसा वातावरण हो कि बच्चों को दिक्कत ना हो, अवरोध उत्पन्न ना हो सीखने में। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं कि अनुकूल वातावरण बनाया जा सके सीखने के लिए। अब वातावरण से
एक और बात ये हो गई है कि वातावरण जो है, मान के चलिए यदि वो किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसे प्रायोगिक चीज़ें करनी है, तो वहाँ का वातावरण ऐसा है कि वो प्रयोग कर ही नहीं सकता, तो ये इसमें अवरोध उत्पन्न होगा उससे कोई भी चीज़ सीखने में। तो इसके लिए क्या किया गया है कि बच्चे अनुकूल वातावरण में पढ़ सकें और अच्छे से सीख सकें, इसलिए जो वातावरण है वो अनुकूल होना चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग। अब छात्रों को सहयोग मिलना चाहिए हर तरीके से, चाहे बच्चा मान के चलिए उसे कोई चीज़ की जानकारी चाहिए तो वो शिक्षक से डिस्कस कर सके, या ऐसा कोई वहाँ पे व्यवस्था हो जिससे वो बात कर सके। मतलब हर एक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में, स्कूल में अपनी समस्या बताने के लिए एक बॉक्स होता है, आपने देखा होगा, ये बॉक्स हो, या फिर कोई एक ऐसा ही आदमी को हम, लेडीज हो जेंट्स हो, किसी को भी हम ऐसा रख सकते हैं जिससे वो सिर्फ उनकी समस्याएं ले बच्चों की और उनका समाधान करे। तो ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए किसी भी स्कूल में। और नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय। तो इससे क्या पता चल रहा है? प्रेरित मतलब मोटिवेट की बात कर रहे हैं हम, सक्रिय मतलब सक्रिय होना, और सक्षम संकाय होना मतलब उसमें प्रेरित की बात करें, मोटिवेट की बात करें हम, तो जो संकाय होना चाहिए वो प्रेरित करना चाहिए बच्चों को। ऐसा नहीं कि डराए उनको, धमकाए, जिससे वो कॉलेज या स्कूल ही ना आए दोबारा, तो ये नहीं होनी चाहिए। उनको, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, हर हमेशा बच्चों को प्रेरित किया जाए ताकि बच्चे जो है आसानी से चीज़ों को सीख सकें और उसमें रुचि ले सकें। यदि वो मोटिवेट नहीं होंगे तो उनके अंदर सीखने का कभी भी अंदर नहीं आएगा कि हमें कुछ चीज़ें सीखना है, इम्प्रूवमेंट करना है। तो बच्चे प्रेरित होना चाहिए और ये शिक्षक का, उस संकाय का भी योगदान बनता है कि वो इस चीज़ में योगदान अपना दें। अब सक्रिय की बात करें हम तो सक्रिय होना चाहिए, महाविद्यालय हो गया, स्कूल हो गया, उच्चतर की बात कर रहे हैं तो महाविद्यालय की बात करें तो वो सक्रिय होना चाहिए हर चीज़ में। अब जैसे की बात करें कि आज मान के चलिए पार्टिसिपेट हो रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, हम कहें या संभाग लेवल में, तो वहाँ पे जो है विश्वविद्यालय वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, उसके लिए सक्रिय हों। तो ये चीज़ें। सक्षम संकाय मतलब यदि उसको किससे रिलेटेड, ऑक्सीजन बनाना है, ठीक है। अब ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन हम प्रयोग के द्वारा बनाते हैं, तो यदि उसे बनाना है तो इतना सक्षम संकाय होना चाहिए कि उससे सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पे मौजूद हों, ठीक है। यदि उसे मान के चलिए वो विंड के लिए करना चाह रहा है कोई प्रयोग, तो हर चीज़ें उसमें इतना सक्षम संकाय हो कि हर इक्विपमेंट्स वहाँ पे उपलब्ध हों। तो प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय से आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अब विषय के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट दिन देखेंगे, तो आपको आई होप कि एक रोड मैप या एक स्टोरी आपकी तैयार हो गई होगी कि कैसी क्या चीज़ें हैं, तो जिससे आप आसानी से यदि खुद पढ़ना चाहो तो खुद भी पढ़ सकते हो, हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको बतानी है, आप खुद पढ़ना चाहते हो, क्या आप डिटेल में समझना चाहते हो, तो हम उस तरीके से चलेंगे। और क्वेश्चंस आपके हम यहीं रखेंगे कि आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में हो, बाइलिंगुअल हो। और एक और बात, जो भी आपको पीडीएफ की बात जो मैंने कही थी, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे एनईपी हो गया, किसी भी एनसीईआरटी की बुक हो गई, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।